हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एनके सन्स वर्ल्ड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारत देश के गौरव के बारे में बात करेंगे, अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे। उसके शुरू से लेकर के अंत तक का पूरा इतिहास हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जो हमारा गौरव है, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रख्यात, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे हम लोग आज। चलिए, तो हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये उस दिन न्यूज़पेपर में आया था, द हिंदू न्यूज़पेपर में भी, उसका कुछ मैं कट लगा दिया हूँ। मोदी टू ओपन न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस टुडे। चलिए, फिर यहाँ पे एक कट लगाया है, पीएम इनॉग्रेट्स नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस इन बिहार। चलिए, कुछ नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास को, वर्तमान, भविष्य, भूत को बताने से पहले, नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान, भूत, भविष्य को बताने से पहले कुछ सामान्य प्रश्न आपको दे देते हैं, जो मैं इसमें डिक्टेट करूँगा। इस वीडियो में आप इन प्रश्नों को ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। जैसे पहला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? पहला प्रश्न। दूसरा है, नालंदा के पुस्तकालय का क्या नाम था? दूसरा प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? लास्ट प्रश्न है, क्या 3 महीने तक जलता रहा नालंदा? क्या 3 महीने तक जलता रहा नालंदा? आइए, इन प्रश्नों को खोजने का हम लोग प्रयास करेंगे और आप इस प्रश्न को खोजने का प्रयास भी कीजिएगा। हम लोग बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय आपको दिख रहा है, ये पुराना नालंदा विश्वविद्यालय है जो जल चुका था। भारत की शान को किसने जलाया? कैसे बर्बाद हुई नालंदा यूनिवर्सिटी? आइए जानते हैं हम लोग। बहुत ही शानदार तरीके से जानने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, मतलब किसी प्रकार का पेपर हो। आपको हर पेपर में इसमें एक एक पॉइंट, मैंने जो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जो भी बताऊंगा वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, खबरों में क्यों था, तो हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में नए नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया। अच्छा, खबरों में क्यों था? क्योंकि 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में प्राचीन खंडहरों के पास नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किए थे। इस कार्यक्रम में कौन कौन थे? इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर और 17 भागीदार देशों के राजदूत भी उपस्थित थे, जो विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। मोदी ने 2016 में संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल नामित प्राचीन नालंदा स्थल का दौरा भी किया था। आइए और आगे चलते हैं हम लोग। ये जो नया कैंपस है, जो नया नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसका एंट्रेंस गेट है ये। आइए आगे चलते हैं। नालंदा के बारे में कुछ पहले ब्रीफ बात करते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं, संक्षेप में बताते हैं। उसके बाद आपको हम उसके इतिहास में ले चलेंगे। जो नया कैंपस बना है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पहला जगह, ये कहाँ बना है? नालंदा, राजगीर, बिहार के प्राचीन खंडहरों के पास। उद्घाटन तिथि 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। प्रमुख आधिकारिक उपस्थिति यहाँ पे उपस्थित कौन कौन थे जब नरेंद्र मोदी जी इसे उद्घाटन कर रहे थे इसका? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उपस्थित थे ही, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी उपस्थित थे और 17 साझेदार देशों के राजदूत भी उपस्थित थे। अच्छा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है इसकी? जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के प्रस्ताव के आधार पर पुनर्जीवित 25 नवंबर 2010 को संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित परिचालन 1 सितंबर
1914 को शुरू हुआ। ये थी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आइए कैंपस क्षेत्र की बात करें तो जो ये नया कैंपस बना है 455 एकड़ में 100 एकड़ जल निकायों वाला नेट जीरो क्षेत्र शामिल है। अर्थात जितना कार्बन डाइऑक्साइड इस कैंपस में उत्सर्जित होगा, वहाँ का एनवायरनमेंट उसे पूरा अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। इसे कहते हैं नेट जीरो शामिल है। इसीलिए मतलब कि 455 एकड़ में पूरा कैंपस है, 100 एकड़ जल निकायों वाला नेट जीरो क्षेत्र शामिल है। चलिए वास्तुकला के बारे में बात कर लेते हैं कैंपस की। जो ये नालंदा विश्वविद्यालय बना है पारंपरिक और आधुनिक वास्तुकला का मिश्रण है। अब इस कैंपस में सुविधाएं क्या क्या हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में सुविधाएं क्या क्या हैं। 40 कक्षाओं के साथ 2 शैक्षणिक भवन। जो नया वाला कैंपस बना है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 40 कक्षाओं के साथ 2 शैक्षणिक भवन, 300 सीटों वाले 2 सभागार, 550 छात्रों के लिए एक छात्रावास, 2000 सीटों वाला एम्फी थिएटर, एक खेल परिसर, एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शामिल है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के बारे में बात कर ली है। विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति विभिन्न देशों के छात्रों और शिक्षकों की मेज़बानी करता है। अब इसके इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। महत्व क्या है इसका, तो देखिए एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में नामित अपनी ऐतिहासिक विरासत और आधुनिक शैक्षिक मानकों के लिए माना जाता है। वैश्विक शैक्षणिक सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसका महत्व है ये। अगला, अब बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में। इसका इतिहास क्या रहा, आइए हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए कि भारत के बिहार में उच्च शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र नालंदा 427 से 1197 ईस्वी तक का एक उल्लेखनीय इतिहास रखता है। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है 427 से 1197 ईस्वी तक का एक उल्लेखनीय इतिहास है इसका। फिर 5वीं शताब्दी में इसे स्थापित किया गया था। यह प्रतिष्ठित संस्थान नेपाल की वर्तमान दक्षिणी सीमा से बहुत दूर पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। ज्ञान और ज्ञान के प्रतीक के रूप में खड़ा था। इतिहास के बारे में बात कर लें हम लोग इसके। देखिए प्रारंभ में बौद्ध अध्ययन के लिए समर्पित नालंदा विश्वविद्यालय समय के साथ ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति, युद्ध की कला सहित एक विविध पाठ्यक्रम को शामिल करने के लिए विकसित हुआ। इसमें ध्यान दीजिएगा, विश्वविद्यालय के समय के साथ ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति, युद्ध की कला विविध पाठ्यक्रम को शामिल करने के लिए विकसित हुआ था ये। इसके विशाल परिसर में 8 अलग अलग परिसर 10 मंदिर, ध्यान कक्ष, कक्षाएं, शांत झीलें, हरे भरे पार्क हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आइए। अच्छा, अब बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था। आइए, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासनकाल के दौरान कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। कुमारगुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसे अक्सर कुमारगुप्त प्रथम, जिसे कुमारगुप्त महान भी कहा जाता है, कुमारगुप्त प्रथम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम लोग।
कुमारगुप्त प्रथम का उल्लेखनीय तो जो कुमारगुप्त प्रथम एक उल्लेखनीय गुप्त सम्राट था जिसने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान शासन किया था। इन्हें 5वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में भारत के बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम के संरक्षण और समर्थन ने इस प्रतिष्ठित संस्थान की स्थापना और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि यह उनके उत्तराधिकारियों विशेष रूप से राजा हर्ष के संरक्षण में था। नालंदा फला फूला, ठीक है, और अपने चरम पर पहुंचा। विश्वविद्यालय को विभिन्न शासकों से उदार अनुदान और समर्थन प्राप्त हुआ जिसने इसके विकास और प्रतिष्ठा में योगदान दिया है। अब बात कर लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय ने न केवल अपने विशाल आकार के लिए प्रसिद्ध है, नालंदा विश्वविद्यालय ने न केवल अपने विशाल आकार के लिए प्रसिद्ध है बल्कि अन्य बातों के लिए भी प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि प्राप्त की है। आइए देखते हैं। एकादमिक उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए इसने विशालता का दावा किया। एकादमिक उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए विशालता का दावा किया। पुस्तकालय जिसे धर्मगुंज के नाम से जाना जाता है, जिसे धर्मगुंज के नाम से जाना जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इन पॉइंटों को। पुस्तकालय का नाम है धर्मगुंज, जिसमें दुनिया के विभिन्न हिस्सों से अनगिनत स्क्रॉल, पांडुलिपियाँ, ग्रंथ रखे गए थे। इस पुस्तकालय ज्ञान का खजाना था। ये जो धर्मगुंज, जो नालंदा विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय का नाम था धर्मगुंज। इस पुस्तकालय में अनगिनत स्क्रॉल थे, पांडुलिपियाँ थी, ग्रंथ थे। इस पुस्तकालय को ज्ञान का खजाना कहा जाता है और इसने सीमाओं के पार ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा नालंदा में नागार्जुन, आर्यदेव, धर्मपाल जैसे प्रसिद्ध विद्वानों का घर था, जिनका बौद्ध धर्म और अध्ययन के अन्य क्षेत्रों में योगदान आज भी पूजनीय है। विभिन्न पृष्ठभूमि के विद्वानों के बीच विश्वविद्यालय के बौद्धिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने इसके शैक्षणिक वातावरण को समृद्ध किया है। ये है जो है क्या नाम है उसका, पुस्तकालय धर्मगुंज, जिसका नाम था धर्मगुंज लाइब्रेरी पुस्तकालय। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण। तो पहला जो नालंदा विश्वविद्यालय पर पहला आक्रमण हुआ था, पहला हमला हुआ 455 से 470 ईस्वी के बीच हुआ, जब मध्य एशियाई आदिवासी समूहों हूणों ने गुप्त साम्राज्य के सम्राट समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान नालंदा पर आक्रमण किया। ठीक है, पहला हमला 455 और 470 ईस्वी के बीच हुआ, जब मध्य एशियाई आदिवासी समूह हूणों ने गुप्त साम्राज्य के सम्राट समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान नालंदा पर आक्रमण किया था। अगला देखते हैं। इस हमले के पीछे का मकसद मुख्य रूप से लूटपाट था, क्योंकि हूणों ने विश्वविद्यालय के मूल्यवान संसाधनों को लूटना चाहा था। हालांकि क्षति गंभीर नहीं थी। एक अन्य गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित किया।
किसने? स्कंदगुप्त ने पुनः इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया और उनके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध नालंदा पुस्तकालय की स्थापना की गई। इन्हीं के काल में जो पुस्तकालय थी उस पुस्तकालय का स्थापना किया गया था। उस पुस्तकालय का नाम एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, उस पुस्तकालय का क्या नाम था? उस पुस्तकालय का नाम था धर्मगुंज। क्या नाम था? धर्मगुंज उस पुस्तकालय का नाम था। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अब देखते हैं सेकंड आक्रमण, जो नालंदा विश्वविद्यालय में सेकंड आक्रमण हुआ उसको देखते हैं। दूसरा हमला 7वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ, जब बंगाल के सम्राट गौड्स राजवंश ने कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के साथ राजनीतिक तनाव के कारण नालंदा को निशाना बनाया था। दूसरा हमला 7वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ, जब बंगाल के सम्राट गौड्स राजवंश ने कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के साथ राजनीतिक तनाव के कारण नालंदा को निशाना बनाया था। आइए, हमला राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित था, जिससे कुछ विनाश हुआ। हालांकि हर्षवर्धन के प्रयासों से विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार हुआ, जिससे नालंदा वैश्विक ज्ञान प्रसार के अपने मिशन को जारी रखने में सक्षम हुआ। विघटनकारी होते हुए भी ये घटनाएं शिक्षा के केंद्र के रूप में नालंदा की अस्थायी विरासत को रेखांकित करती हैं। ठीक है, आइए, ये जब नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगी थी तो कुछ उसकी इमेज हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश। वैसे हम लोग बात इसके बारे में कर चुके हैं, लेकिन बात कर लेते हैं और थोड़ा सा कुछ। 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय पर अब जो लास्ट आक्रमण था उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय पर कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन कार्यरत सेनापति बख्तियार खिलजी द्वारा विनाशकारी हमला हुआ। विश्वविद्यालय पर पिछले हमलों के विपरीत यह आक्रमण विशेष रूप से घातक था और इसने शिक्षा के केंद्र के रूप में नालंदा की प्रमुखता के अंत को चिन्हित किया था। बख्तियार खिलजी के नालंदा पर हमले के पीछे की प्रेरणा राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत थी। एक ऐसी कहानी है कि ऐसा कहा जाता है कि खिलजी का स्वास्थ्य खराब था और उसने विभिन्न चिकित्सकों से चिकित्सा सहायता मांगी थी, लेकिन सफलता नहीं मिली उसे। इलाज के लिए बेताब वह उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल राहुल सी भद्र के पास गए, जिन्होंने उनका सफलतापूर्वक इलाज किया। हालांकि खिलजी की असुरक्षा की भावना बढ़ गई, क्योंकि उसे भारतीय विद्वानों, विशेषकर आयुर्वेद के क्षेत्र में मौजूद ज्ञान से खतरा महसूस हुआ। इस कथित खतरे को खत्म करने के प्रयास में उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का फैसला किया। ये जो खिलजी, मतलब कि कहानी ये है कि जो खिलजी था उसका तबीयत खराब था, तो वो पूरे संसार में टहला, लेकिन उसको कहीं जो उसकी बीमारी थी उसको दवा नहीं मिली, उसका इलाज नहीं हो पाया। तो वह नालंदा विश्वविद्यालय में आता है और वहाँ पे राहुल सी भद्र के पास गया और राहुल भद्र ने इसका बिना छुए इसका इलाज कर दिया था, क्योंकि राहुल श्री भद्र ने कहा कि तुम डेली जो है एक इनको पुस्तक दिए थे, उस पुस्तक को पढ़ने के लिए इनको कहा था उन्होंने। तो ये डेली वो पुस्तक पढ़ते थे, जिससे ये राहुल भद्र
जो ये खिलजी था ये ठीक हो गया था, जिसको ये यहाँ के भारत के विद्वान, भारत का आयुर्वेद अच्छा नहीं लगा और इसको समाप्त करने के लिए ये विनाशकारी आक्रमण किया था। ये था खिलजी भाई। आइए आगे चलते हैं। बख्तियार खिलजी के हमले से हुआ विनाशकारी था। उनका प्राथमिक लक्ष्य विश्वविद्यालय का पुस्तकालय था, जिसमें लगभग 90 लाख 9 मिलियन पुस्तकों और पांडुलिपियों का आश्चर्यजनक संग्रह था। उन्होंने पुस्तकालय में आग लगा दी और इतिहासकारों का अनुमान है कि ज्ञान के इस भंडार को पूरी तरह से जलाने में 3 महीने लग गए थे। पुस्तकालय को नष्ट करने के अलावा बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय के भीतर रहने वाले भिक्षुओं, विद्वानों बेरहमी से हत्या कर दी। उनका इरादा विद्वानों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान के हस्तांतरण को रोकना था। इस हमले के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय पर हुई तबाही इतनी गहरी थी कि इससे एक युग का अंत हो गया। बाद के शासन संस्थान को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने में असमर्थ रहे। नालंदा से ज्ञान का प्रवाह दुखद और अपरिवर्तनीय रूप से रुक गया। यह दुखद घटना मानव ज्ञान की नाजुकता और सांस्कृतिक और बौद्धिक विनाश के परिणामों की मार्मिक याद दिलाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय के बारे में। पारंपरिक तिब्बती स्रोतों में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को धर्मगंज, जिसे धर्मगुंज भी कहा जाता है, और इसका मोटे तौर पर अनुवाद सत्य का खजाना है। धर्मगुंज का जो अनुवाद है, जो अर्थ है सत्य का खजाना। इस भव्य इमारत में आश्चर्यजनक रूप से 90 लाख इस भव्य इमारत में आश्चर्यजनक रूप से 90 लाख लोगों को रखने की उल्लेखनीय क्षमता थी। इस भव्य इमारत में आश्चर्यजनक रूप से 90 लाख या मिलियन पुस्तकें और पांडुलिपियाँ थी। जैसा कि मैंने इसका वर्णन आगे भी किया था। अब बात करते हैं, इसकी विशालता इतनी थी कि बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में विनाशकारी आक्रमण के दौरान ज्ञान के इस विशाल भंडार के आग की लपटों को पूरी तरह भस्म होने में दुखद रूप से 3 महीने लगे। धर्मगुंज जो पुस्तकालय का नाम था, और इसके अमूल्य संग्रह की हानि प्राचीन ज्ञान और विद्वानों के अपूरणीय खजाने को नष्ट होने का एक गंभीर प्रमाण बनी हुई है। 90 लाख पुस्तकें। अब बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण। विचार और शुरुआत। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का विचार सबसे पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने रखा था। 2006 में बिहार राज्य विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान इसके साथ ही सिंगापुर सरकार ने भारत सरकार के सामने नालंदा प्रस्तावित किया। अब्दुल कलाम ने बिहार राज्य के विधानसभा में अपने प्रस्ताव को रखा। फिर सिंगापुर सरकार ने भारत सरकार के सामने नालंदा प्रस्ताव प्रस्तावित किया। इसमें नालंदा को एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान के रूप में फिर से स्थापित करने का सुझाव दिया गया। फिर सरकारी पहल कुछ है। भारत सरकार ने बिहार राज्य सरकार के साथ मिलकर नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नए विश्वविद्यालय परिसर के लिए एक उपयुक्त स्थान की पहचान की गई, जिसमें बिहार में सुंदर राजगीर पहाड़ियों के आधार पर 450 एकड़ भूमि शामिल थी।
अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। नालंदा के ऐतिहासिक महत्व और शिक्षा के आधुनिक केंद्रों के रूप में इसकी क्षमता को पहचानते हुए पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के 16 सदस्य देशों के नेताओं ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने का प्रस्ताव का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन ने वैश्विक स्तर पर इस पहल के महत्व को रेखांकित किया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम। जब नालंदा विश्वविद्यालय ने इस परियोजना को एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया। अधिनियम 2010 भारतीय संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया। इस अधिनियम ने नए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना और कामकाज के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया। उद्घाटन और नामांकन। सितंबर 2014 में नालंदा विश्वविद्यालय ने छात्रों के पहले बैच के लिए अपने दरवाजे खोले और लगभग 8 शताब्दियों के अंतराल के बाद एक ऐतिहासिक क्षण था। नए विश्वविद्यालय ने अपने प्राचीन पूर्ववर्ती की भावना को मूर्त रूप देते हुए अंतः विषय अध्ययन और वैश्विक सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया। सामाजिक फोकस। पुनर्जीवित नालंदा विश्वविद्यालय का उद्देश्य विविध शिक्षण, अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माहौल को बढ़ावा देकर मूल संस्थान के सार को आगे बढ़ाना है। यह शैक्षणिक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करता है और दुनिया भर के विद्वानों और छात्रों को सहयोगात्मक ज्ञान निर्माण के संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करता है। मान्यता की बात कर लेते हैं तो आधुनिक शिक्षा अनुसंधान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हुए भारत सरकार द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। अब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम लोगों ने पूरी बात कर ली है। इसके भूत से लेकर वर्तमान में जो भी कुछ हुआ हम लोगों ने बात कर लिया। इसके इतिहास के बारे में बात कर लिया, इसके वर्तमान के बारे में बात कर लिया, हम लोगों ने बात कर लिया था। आगे हमने एक प्रश्न दिया था, उस प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं फिर से एक बार, और इस प्रश्न का आंसर आप लोग खोजने का प्रयास कीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा के पुस्तकालय का क्या नाम था? कई बार हमने उसको हाईलाइट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? क्या 3 महीने तक जलता रहा नालंदा? आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो हम लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात कर लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना होगा और अच्छे से एक नोट्स तैयार कर लिया होगा। चलिए फिर अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।